हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12th का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, नया नया ही चला है बोल सकते हैं इसको, कि क्योंकि L4 पर ही पहुंचे हैं। जो बड़े बड़े चैप्टर जिस तरह के गए हैं उस हिसाब से तो आपको लग रहा होगा L4 तक तो चैप्टर नया ही होता है, उसके बाद पुराना होना शुरू होता है। तो L4 करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 का। और आज हम पढ़ने वाले हैं पारितंत्र के लिए प्रजाति विविधताओं का महत्व। छोटा सा एक टॉपिक है और काफी कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीजें हैं जिसे हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पारितंत्र के लिए प्रजाति विविधता का क्या महत्व है। कि हम जो कह रहे हैं कि स्पीशीज जितनी ज्यादा होगी, वैरायटी जितनी ज्यादा होगी, जैव विविधता उतनी ज्यादा होगी, लेकिन इकोसिस्टम में इस जैव विविधता का क्या महत्व है, क्यों जरूरी है डिफरेंट टाइप की स्पीशीज होना। तो इसके लिए एक एग्जांपल आप समझिए कि मान लो एक खेत है जहाँ पे सिर्फ एक प्रकार की घास उग रही है और बहुत सारे एनिमल्स हैं जो उस घास को खाते हैं। ठीक है, एक दूसरा खेत है जहाँ पे डिफरेंट टाइप की प्रकार के प्लांट है, पेड़ है, घास है, ये सब कुछ है, और वहाँ पे वही उसी टाइप के क्या है एनिमल्स और खाने वाले उसको जीव रहते हैं। कहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी की आपको उम्मीद है, कहाँ पे ज्यादा आपको लगता है कि जो जीव है वहां पे रहने वाले वो ज्यादा देर तक सरवाइव कर पाएंगे। तो अगर हम पिछले चैप्टर में प्रतिस्पर्धा इन सबको देखें तो देखो एक ही प्रकार का जब खाना होगा और सब उस पर टूट पड़ेंगे तो ऑब्वियसली कभी ना कभी उसकी क्वांटिटी में फर्क आएगा और वहां पे एनिमल्स में प्रतिस्पर्धा आएगी, है ना, और वहां का इकोसिस्टम जो है वो इम्बैलेंस होने लग जाएगा। लेकिन जहाँ पे वैरायटी है, तो जैसे बकरी घास खा रही है तो किसी को घास नहीं मिल रही है तो वो कुछ और खा लेगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो क्या है, किसी भी जहां पे भी हम कहेंगे कि स्पीशीज की वैरायटी है या जीवों की विविधता है, वहां पे इकोसिस्टम ज्यादा संतुलित और स्टेबल रह पाएगा। ये इस पूरे अभी जो हम पढ़ेंगे उसका एक सार है। एक वैज्ञानिक है, उन्होंने ये चीज बताई थी, टिडमैन, उनके बारे में, टिलमैन के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, पर्यावरणविदों के पास इस प्रश्न का कोई निश्चित व सटीक उत्तर नहीं है कि क्या किसी समुदाय में प्रजातियों की संख्या वास्तव में पारितंत्र के कार्यों पर प्रभाव डालती है या नहीं। हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है ना, कोई उत्तर नहीं है। अगर हम देना चाहें एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि मैंने आपको समझाया, उसके थ्रू आप इसको समझ सकते हैं कि जो भी प्रजातियों की संख्या है वो इकोसिस्टम पे कैसे प्रभाव डालती है या उनका कोई प्रभाव है भी या नहीं। ठीक है, एक स्थिर समुदाय की निम्न विशेषताएं होती हैं। एक स्थिर समुदाय उत्पादकता में साल दर साल बहुत अधिक भिन्नताएं प्रदर्शित नहीं करता। वही स्थिर समुदाय किसको कह रहे हैं, जहां पे एक ही प्रकार की चीज लग रही है। स्थिर समुदाय वही है जहां पे एक ही प्रकार की कम्युनिटी है या एक ही प्रकार की पॉपुलेशन है, एक ही तरह के जीव रह रहे हैं। तो वहां पे ज्यादा आपको क्या नहीं मिलेगी, एक तो प्रोडक्टिविटी कम मिलेगी, मतलब कि वही खाने लायक जो घास है वो अकेली घास ही है, उस पर सर्वाइव करने वाले एनिमल जो हैं वो थोड़े टाइम में क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल से हो जाएंगे। तो उनमें आपको अधिक भिन्नताएं नहीं प्रदर्शित होगी, क्योंकि उनको पता है खाने को सिर्फ घास है, ज्यादा अगर उधर जाएंगे तो फिर लड़ाई होगी और हमसे ज्यादा ताकतवर एनिमल जीत जाएगा। तो वहां पे आपको भिन्नताएं देखने को नहीं मिलेगी और वो ज्यादा देर तक स्थायी भी नहीं रह पाएगी। यह यदा कदा आने वाली प्राकृतिक व मानव जन्य बाधाओं को रोकने और उनके प्रतिरोध करने में सक्षम होता है ना। किसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं हम, इसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं कि एक स्थिर समुदाय की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो दूसरा है कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या मानव जन्य बाधाएं आ गई तो उनके प्रतिरोध करने में ये सक्षम रहेंगे, रेजिस्ट कर पाएंगे, क्योंकि वैरायटी एक है ना। उनको ज्यादा प्राकृतिक आपदा आ गई तो उनको ज्यादा उलटफेर नहीं करना पड़ेगा। भाई जैसे मान लो मौसम है, घास को एक पर्टिकुलर मौसम चाहिए तो वो उसी मौसम में फलेगी फूलेगी, तो ज्यादा दूसरी जो प्राकृतिक चीजें हैं वो उसको इफेक्ट नहीं कर पाएगी। उसका जब मौसम आएगा वो खिल जाएगी, जब उसका मौसम नहीं आएगा तो वो पड़ी रहेगी सूखी। लेकिन जहां मैंने कहा एक दूसरा खेत जहां पे बहुत सारी वैरायटी है तो वहां पे प्राकृतिक चीजें ज्यादा इफेक्ट करेंगी, क्योंकि वैरायटी है वहां पे। घास अपने मौसम में उगेगी, केला अपने मौसम में उगेगा, बनाना
मैंगो अपने मौसम में उगेगा। एनिमल्स का भी वैसे ही आना जाना रहेगा। जब बनाना का सीजन होगा तो बनाना खाने वाले एनिमल आपको दिखेंगे, है ना, खाने वाले जितने भी जीव है। अभी मक्का उग रहा है तो मक्का खाने वाले जीव आपको ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि उस टाइम कोई दूसरी फसल नहीं हो रही, तो वहां पे उस फसल को खाने वाले आपको चीजें नहीं लगेगी। तो वहां पे प्राकृतिक चीजें और मानव चीजें जो है ज्यादा इफेक्टिव रहेंगी, जबकि स्थिर वाले में आपको ज्यादा कोई हलचल देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो निष्क्रिय सा पड़ा रहेगा। उसका एक ही काम है, बस एक ही फसल है, एक ही उसमें गुजारा करना है। यह विदेशी या बाहरी प्रजातियों के आक्रमण के लिए भी प्रतिरोधी है। जो स्थिर है, स्थिर का मतलब क्या, स्टेबल है ना, उस पे स्टेबल का मतलब ही क्या हुआ कि उस पे बाहरी चीजों का कोई असर नहीं हो रहा। तो बाहरी चीजें ना तो वहां पे आ रही है ना जा रही है, बस एक ही सा, वही कहते हैं ना, निरस सा जीवन चल रहा है हमारा। तो कुछ जीवन में कोई रस ही नहीं है, वही खाना, वही पढ़ना, वही बायो, वही केमिस्ट्री, वही फिजिक्स, वही मैथ्स, कुछ क्या है ही नहीं जीवन में। ऐसे जो आप बातें करते हो तो वो स्थिर है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसी की शादी हो रही है तो हो रही होगी, किसी का बर्थडे मन रहा है तो मन रहा होगा, हमें क्या करना भाई। तो ये ऐसा वाला इनका हाल रहता है। तो ये इनका कोई प्रतिरोध नहीं होता, प्लस बाहरी प्रजातियों से भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो कोई फर्क नहीं, कोई आए कोई जाए, हमारा तो जीवन मस्त चल रहा है। ऐसे डेविड टिलमैन ने यह बताया, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद रखना है आपको, बताया कि प्रयोगशाला, यह जानने के लिए प्रयोगशाला से बाहर दीर्घ अवधि के लिए पारितंत्र प्रयोग किए। उन्होंने प्रयोगशाला में नहीं, नेचुरल जाकर इस चीजों को ऑब्जर्व किया और एक स्टेटमेंट दिया है, उसकी बात अभी हम करेंगे। क्या स्टेटमेंट दिया? टिलमैन ने पाया कि वह भूखंड, भूखंड का मतलब कोई भी जगह, प्लॉट है ना, प्लॉट ले सकते हो आप, प्लॉट होता है ना, कोई भी खाली जगह जहां पे चीजें पौधे वगैरह उग रहे हैं, जिनमें अधिक प्रजातियां होती हैं, जिनमें अधिक प्रजातियां होती है। वही जो मैंने कहा, खेत, ऐसा खेत जहां पे वैरायटीज ही वैरायटीज है, एनिमल्स की भी वैरायटी है, उत्पादकों की यानी कि जो प्लांट है उसकी भी वैरायटी है, घास भी है, मक्का भी उग रहा है, चावल भी उग रहा है, सबकी वैरायटी है, ठीक है। कुल जीव भार में साल दर साल कम विभिन्नता दर्शाते हैं। उन्होंने अपने प्रयोग से यह भी प्रदर्शित किया कि विविधता में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है। वही कहानी है। अब उसी वाले एग्जाम्पल को लेके चलो। एक हमने कहा कि सिर्फ एक जैसा घास उग रही है, और एक हमने कहा खेत जहां पे वैरायटी है। तो घास वाले एरिया में जो एनिमल्स या जो जीव रह रहे थे, उनको ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। स्ट्रगल इन द सेंस कि उनको ज्यादा जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, या इनके, मान लो घास का मौसम चला गया, है ना, घास भी एक पर्टिकुलर बारिश में अच्छी उगती है, गर्मी वगैरह में सूख जाएगी, तो वहां के जो एनिमल है वो तो अब उनके लिए खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि घास तो सूख चुकी है। लेकिन इधर वाले एनिमल्स की बात करो जहां पे घास के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, तो घास नहीं मिल रही है तो कुछ और खा लेंगे। तो जहां पे विभिन्नताएं बहुत ज्यादा हैं, स्पीशीज की वैरायटी बहुत ज्यादा है, वहां पे उत्पादकता बहुत ज्यादा होगी। ऑब्वियसली घास भी है, मक्का भी है, चावल भी उग रहा है, गेहूं भी उग रहा है, सब कुछ उग रहा है एक साथ, तो उत्पादकता की वैरायटी ज्यादा है ना। उत्पादक कौन है? हमारे प्लांट ही है, जो सनलाइट से फोटोसिंथेसिस करके प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, तो उत्पादकता ज्यादा है। यहाँ पर एक ही था, उसके जाने के बाद कुछ नहीं है, अब अगले साल होगा जो भी होगा, तो उत्पादकता कम हो गई। यही है कह रहा है कि जितनी ज्यादा वैरायटी होगी उतनी ज्यादा उसमें क्या होगी, उत्पादकता बढ़ेगी। और ये वाला स्टेटमेंट आपको लिखना है कि अधिक प्रजातियां होती है तो कुल जीव भार साल दर साल कम विभिन्नताएं आती हैं, है ना। जीव भार किसको कहते हैं? बायोमास में। उसमें चेंजेस नहीं होंगे ज्यादा, ऐसे चेंजेस नहीं होंगे जैसे इस साल मान लो घास वाले में तो इस साल 1-1.5 लाख टन घास उग गई, अगले साल कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे घास नहीं उग रही तो दूसरा उग रहा है। भाई 25 टन हुआ था, अभी 20 टन हो जाएगा, पहले 50 टन हुआ था, अब 39 टन हो जाएगा, है ना। तो चेंजेस ज्यादा नहीं आएगा, मतलब कुछ ना कुछ रहेगा आपके पास कि पहले साल 50 हो रही थी तो अब ज्यादा से ज्यादा 40 उत्पादकता हो रही है। लेकिन वो जो स्थिर वाला था जहां पे सिर्फ एक ही प्रकार की घास है, वहां तो 50 से सीधा 0 पे आ गया काटा, तो चेंज बहुत हो गया यहाँ पे। ऐसा चेंज यानी कि जीव भार में, जीव भार समझ रहे हैं ना आप,
जीवभार हमने जब वो पढ़ा था पिरामिड, तब भी कहा था। और जीवभार किसको कहते हैं? जो भी हमारा प्रोडक्टिविटी है उसका टोटल वेट, जितने भी वहां पे जीव रह रहे हैं उनका जो मास है उसको हम कह सकते हैं कि वो जीव मास है। ठीक है, तो यहाँ पे तो भाई एनिमल्स की भी वैरायटी है, प्लांट की भी वैरायटी है, तो एक दो के मर जाने से, एक दो के सड़ जाने से या एक दो के चले जाने से ज्यादा कोई चेंज नहीं आएगा। भाई 50 से 40 हो गया, कोई विभिन्नताएं कम आएगी, साल दर साल विभिन्नताएं कम आएगी, लेकिन यहाँ पे विभिन्नताएं बहुत है। ये वैसी वाली विभिन्नता की बात नहीं कर रहा है, जातियों की विभिन्नता की बात नहीं कर रहा है, जैव मास की विभिन्नता की बात कर रहा है। ठीक है, स्पीशीज में जितनी विभिन्नताएं जैव मास में, जैव भार में, बायोमास में, उतनी ही साल दर साल कम विभिन्नताएं आएगी, मतलब उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। और यहां एक साल होगी, एक साल नहीं होगी, ये कहना चाह रहा है। स्टैनफोर्ड के पारिस्थितिकीविदों पाल एहरलिच द्वारा प्रयुक्त रिवेट पोपर परिकल्पना से यह एक अवधारणा विकसित कर सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों आपको याद रखनी है, एक तो ये स्टेटमेंट और एक ये वाला स्टेटमेंट। क्या है ये रिवेट पोपर परिकल्पना? अभी मैं आपको बताऊंगी तो आपको बहुत ज्यादा हंसी भी आ सकती है, लेकिन क्या करूं मैं, इन्होंने दिया ही ऐसा है, मैं क्या ही कर सकती हूँ। आपको लगेगा कैसी नॉनसेंस सी बात बता रही है मैम, लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल ही ऐसा दिया है, मैं कुछ नहीं कर सकती। ये स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए हैं। स्टैनफोर्ड बहुत बड़ा एक कॉलेज है, हर किसी को वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता, तो है तो इंटेलिजेंट, लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल वही आपके और मेरे हिसाब से उनको लगा ये तुच्छ लोग, इनके दिमाग में ज़्यादा भारी भरकम जैसे ऐसी कुछ स्टेटमेंट दे दूंगा तो समझ में नहीं आएगी, तो उन्होंने एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट दिया है, एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल दिया है जिसको आप और मैं, हम जैसे कम दिमाग वाले लोग आसानी से समझ पाए। क्या है स्टेटमेंट और क्या है इनकी ये परिकल्पना, इसको समझिए। जैसी मैं बोलूंगी वैसी ही लिखनी है, कोई उसको अलग परिभाषित नहीं करना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, बहुत ईजी है। इन्होंने क्या कहा कि मान लो कि ये जैव पारितंत्र जो है, इकोसिस्टम है, ये एक एरोप्लेन है। ये रहा एरोप्लेन। अब ये कह रहे हैं कि जब आपने ये एरोप्लेन बनाया होगा, यानी कि इकोसिस्टम बना होगा, क्या है ये एरोप्लेन? एक क्या है? पारितंत्र है। यहां लिख दूं इसको, पारितंत्र, हवाई जहाज। ठीक है, ये एरोप्लेन एक पारितंत्र, पायलट भी बिठा देती हूँ। आप कहोगे मैम कैसा एरोप्लेन बनाए हो? ये एरोप्लेन है और ये जो है उड़ रहा है मस्त। अब जब ये एरोप्लेन बना होगा, यानी कि ये इकोसिस्टम जब बना होगा, तो इसमें बहुत सारी चीजें लगी होगी, दिख भी रही है आपको। इसमें बहुत सारे नट्स लगे होंगे, नट समझते हैं ना, वो कसते हैं जैसे। इसमें भाई बहुत सारे ये पंख लगे हुए हैं, खिड़कियां लगी हुई है ना, नट बोल्ट, बहुत सारे कील जिसको आप कहते हैं हिंदी में कील। आपके एनसीईआरटी में तो कील वर्ड ही लिखा हुआ है ना। तो बहुत सारे कील, पेचकस, इससे इसको फिट फाट किया होगा और एरोप्लेन बनाया होगा। अब आपको बोल दे कि इस एरोप्लेन को खोलो, तो आप क्या करोगे? ऐसे तो है नहीं यहाँ से एक पंखा उठाओगे रहे चलो एरोप्लेन तोड़ देते हैं। पहले आप क्या करोगे? वो धीरे धीरे नट्स खोलना शुरू करोगे, वो कील खोलना शुरू करोगे। तो इन्होंने कहा कि अगर हम किसी एरोप्लेन में जितनी भी नट लगी हुई, अब 2-4 तो लगी हुई है नहीं, आपको पता है बहुत होगी, मतलब कि 1000-2000 तो मिनिमम मैं काउंट कर सकती हूँ कि भाई इतनी तो कील इसमें कहीं ना कहीं लगी होगी। तो पहले मैंने यहाँ से कील निकालना शुरू किया, एक कील मैंने यहाँ से निकाल ली और एक कील मैंने यहाँ से निकाल ली। जब मैंने 3 कील निकाली तो एरोप्लेन को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, है ना। वही कहते हैं ना, समुद्र में से 2 बूंदे पानी निकालने से क्या फर्क पड़ा? तो एरोप्लेन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे तो उसकी निकलती रहती है रेगुलरली। एरोप्लेन चेक होते रहते हैं, 1-2 नट तोड़ते टाइम या लूज हो जाती है, गिर जाती है। हमारी भी स्कूटी में देखो कई चीजें निकल जाती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है एक छोटा सा टुकड़ा टूट जाने से स्कूटी बोल देगी ना मैं तो नहीं चलूँ, ऐसा नहीं होता ना। कई चीजें एडजस्ट हो जाती है कि चलो हेडलाइट नहीं है, बिना हेडलाइट के चला लेंगे आज तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने कहा कि अगर आप पारितंत्र से 1-2 कील निकाल लोगे इस हवाई जहाज से, तो इस हवाई जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आराम से वैसे ही उड़ेगा जैसे पहले उड़ रहा था। आप 10-12 निकाल लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अगर ज्यादा संख्या में कील निकाल लोगे, कि पहले आपने कील निकाली, अब आपने इसका पूरा एक पंख ही अलग कर लिया,
अब फर्क पड़ेगा इसको। फिर आपने इधर से कील निकालना शुरू किया, 10-12 कील निकाली, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 50 कील निकालने के बाद ये पंखा भी अलग हो गया, अब फर्क पड़ेगा इसको। तो ये कह रहे हैं कि पारितंत्र भी ऐसा ही होता है। पारितंत्र में भी जिस प्रकार एरोप्लेन में बहुत सारी चीजें लगी हुई है, कील लगी हुई है, वैसे ही पारितंत्र में बहुत सारी स्पीशीज है, जिसके बारे में हम देख चुके हैं कि कोई कह रहा है कि 1.5 बिलियन है, कोई कह रहा है 1.7 मिलियन है ना, सबकी अपनी अपनी थ्योरीज है। तो उसमें से अगर आप 1-2 जातियां विलुप्त भी कर दोगे, जो कि हो भी रही है, बहुत सी जातियां अब नहीं रही, विलुप्ति की कगार पे है या विलुप्त हो चुकी है ना, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, तो उससे पारितंत्र को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे इस एरोप्लेन को नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर ये जातियां निरंतर ऐसे ही कम होती रहे तो फिर पारितंत्र को फर्क पड़ेगा। तो ये कहा जा रहा है कि पारितंत्र हमारी सोच से बहुत परे है। ये उस एरोप्लेन की तरह है जिसमें से 1-2 जातियां चली भी जाए या निकल भी जाए तो उस एरोप्लेन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि ये संख्या बढ़े ना। बस इतनी सी थ्योरी है। इसी को हम कह रहे हैं रिवेट पोपर परिकल्पना। रिवेट का मतलब होता है ये कील, नाम ही रिवेट है। रिवेट जो है उसका मतलब क्या होता है, कील होता है, इसलिए इसका नाम रिवेट है, रिवेट पोपर। कितनी सिंपल सी बात है, उन्होंने यही एग्जाम्पल दिया है, एनसीईआरटी में भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। और यही पूरा 4 पैराग्राफ लिखे हैं, लेकिन 4 पैराग्राफ में चीज यही लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी बोली 2 लाइन के अंदर, ठीक है। तो ये रिवेट पोपर थे, किसने दिया था ये आपको ध्यान रखना है, इनका नाम और क्या परिकल्पना दी थी इन्होंने, रिवेट पोपर परिकल्पना, ठीक है, हवाई जहाज वाली। बस ये रिवेट पोपर परिकल्पना है। तो इस अभी जो हमने लेक्चर पढ़ा उसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो यह आपकी टेलमैन या टिलमैन की परिकल्पना, जो क्या कहते हैं, आपको स्टेटमेंट ऐसा ही लिखना है, इसमें कोई चेंज आप नहीं कर सकते। कई बार बच्चे पूछते हैं मैम हम इसको अपनी भाषा में लिख दें। भाषा में आप तब लिख सकते हो जब आप कोई आंसर लिख रहे हो, लेकिन अगर आप किसी का स्टेटमेंट लिख रहे हो जो किसी ने कहा है तो फिर आपको एज इट इज उसको लिखना पड़ेगा। वहां पे अपना जो है हस्तकला और कारीगरी ना दिखाएं, नहीं तो स्टेटमेंट गलत हो सकता है। और ये रिवेट पोपर, इसको भी आपको जो मैंने हवाई जहाज जो जितना भी बोला है ना, वो सारे अभी जो मैंने किए वो सब लिखना है यहाँ पे, है ना, खाली डायग्राम बना के नहीं छोड़े, वो सारा लिखा हुआ है। लेकिन इतना सारा लिख के बोर्ड पे लाने का कोई मतलब नहीं था, जो चीज़ है वो तो सिंपल है, अभी मैंने बोली उसको लिख दो। तो ये था आज का लेक्चर, छोटा सा लेक्चर था क्योंकि इसके बाद वाली कहानी इसके साथ अटैच नहीं हो सकती थी, वो थोड़ी लंबी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए